नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश शहर की सरकार में आपका स्वागत है। दिल्ली फतेह के बाद बीजेपी अब हरियाणा में निकाय चुनाव की मैराथन तैयारियां कर रही है। 34 छोटे बड़े शहरों में हो रहे निकाय चुनाव के लिए अब सियासी दलों के उम्मीदवारों के नामों का इंतजार बाकी रह गया है। बीजेपी के जहां मेयर पद उम्मीदवार एक बार तो सामने आए, लेकिन पार्टी ने थोड़ी ही देर में उस सूची को हटा दिया जिसमें बीजेपी की ओर से मेयर के 9 उम्मीदवारों का नाम जारी किया गया था। खबर है कि पार्टी फिर से नए सिरे से अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। इसी तरह कांग्रेस के उम्मीदवारों का भी इंतजार हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि 15 फरवरी को कांग्रेस लिस्ट जारी करेगी। ऐसे में शहर की सरकार में क्या समीकरण देखने को मिलेंगे, ये सवाल है। तो निकाय चुनाव को लेकर किसकी क्या तैयारियां हैं, किस तरीके के समीकरण अब आगे देखने को मिलेंगे और जो सूची बीजेपी ने जारी की थी उसको क्यों हटा दिया गया और नई सूची जारी करने की बात बीजेपी कर रही है, कांग्रेस की क्या तैयारियां, किस तरीके का उम्मीदवारों का मंथन चल रहा है, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए। अंग्रेजी में एक कहावत है, आई अप्रिशिएट यूर हरी बट इवन हरी टेक्स टाइम। मतलब मैं आपकी जल्दी को समझता हूं, पर जल्दी में भी समय तो लगता ही है। निकाय चुनाव के मामले में बीजेपी और कांग्रेस की टिकटों का इंतजार कर रहे बंधुओं के साथ भी यही हो रहा है। वैसे बीजेपी की प्रदेश कोर कमेटी ने उम्मीदवारों का फाइनल पैनल हाईकमान को 2 दिन पहले भेज दिया था, लेकिन लगता है पीएम के अमेरिका दौरे से लौटते ही उम्मीदवारों का ऐलान होगा या अगले 24 घंटों में कभी भी हो सकता है। प्रदेश कांग्रेस के बारे में भी सूचना है कि कांग्रेस अगले 24 घंटे में बड़े पदों के कुछ उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है, क्योंकि नामांकन में अब 2-3 दिन का ही समय बचा है। चर्चा सारी हो चुकी है, बस आखिरी मंथन चल रहे हैं और कल लिस्ट क्या भाजपा का भी इंतजार है क्या? बीजेपी की लिस्ट का इंतजार है? बीजेपी क्या करती है, बीजेपी वालों से पूछो। हमारा तो ये है कि हमारा डिस्कशन आज का लगभग कंप्लीट हो गया है और कुछ थोड़ी बहुत है, उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। कल जो है सर, आप कल तक का कह रहे हो, लेकिन कुछ नामों का लगभग ऐलान हो तो कर रहे हैं नेता। नहीं कर रहे। कैप्टन अजय यादव ने नीरज यादव माने सर, गुरुग्राम से भी नाम ले लिया, सीमा बहुजा करनाल से उम्मीदवार का नाम सामने आ गया संजय गोगी जी ने। तो इन नामों को लेके क्या कहेंगे, उन नेताओं को लेकर? ये जिन्होंने नाम लिए हैं उन्हीं से पूछो। अभी वो नाम बैलेट पेपर पे जो मांग की कोई डिसाइड नहीं है, अभी जो डिसाइड करेंगे हम कल बताएंगे। बीजेपी के लिए तो मेयर पद के लिए और भी मुश्किल है, क्योंकि दावेदारों की सूची लंबी है। कांग्रेस में कुछ नामों पर तो सहमति बन गई है, कुछ पर मामला अटका हुआ है। देखिए, इस चुनाव को, निकाय चुनाव को कांग्रेस पार्टी बहुत ही गंभीरता से ले रही है और हर जगह बहुत अच्छे ढंग से चुनाव लड़ेंगे। जहाँ तक सोनीपत का ताल्लुक है, सोनीपत के बारे में फैसला हो चुका है और सोनीपत के लिए मेयर का हमारा उम्मीदवार कमल दीवान है, जो मेरे पास खड़े हैं, और इनके पिताजी भी 2 बार सोनीपत से विधायक रहे हैं। जो पार्षद पद के हमारे उम्मीदवार हैं वो भी सिंबल पर लड़ेंगे। जो नगर परिषद के हमारे वार्ड हैं वो भी हम सिंबल पर लड़ेंगे और कुछ नगर पालिकाओं में हमने वहाँ की लोकल लीडरशिप पर जिम्मेवारी छोड़ी है। जिस प्रकार का भी वो निर्णय करेंगे उसी प्रकार का निर्णय आपको बताने का काम करेंगे। और कुछ नगर पालिकाओं में पार्टी चेयरमैन के पद सिंबल पर लड़ेंगे और वार्ड का पद भी वहाँ की जो लोकल हमारी टीम है, वहाँ की जो उस जिले की जो कोर कमेटी फैसला करेगा। गौरतलब है कि निकाय चुनाव में पानीपत को छोड़कर बाकी 33 जगह अब महज 15 दिन का वक्त ही बचा है, क्योंकि फरवरी के महीने में 28 दिन हैं। 2 मार्च को वोटिंग हो जानी है, यानी 15 दिन में पर्चा दाखिल करना, मान मनोवल से पर्चा वापस उठवाना, मामला सेट करना और प्रचार। सही बात है, समय कम और काम पहाड़ जितना। चलिए 15 दिन तक तो जनता जनार्दन की खूब पूछ रहेगी। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज।
तो शहर की सरकार में अब किसकी क्या तैयारी? देवेंद्र, मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। सुगबुगाहट किस तरीके की देखने को मिल रही है और ये जो सूची जारी हुई है उस पर किस तरह का संशय है? जारी हुई उसके बाद वापस ले ली गई, क्या कुछ चल रहा है सियासी दलों के बीच? देखिए सौरभ, आज दिन में दोपहर को 3 बजे अचानक फोन गनगनाने लगे, मीडिया को भी फोन आने लगे और हमारे अपने पत्रकार साथी पूछने लगे कि सूची जारी होगी, जल्दी करो। मतलब एकदम, चूंकि आजकल फटाफट वाला जमाना है तो चैनलों का जमाना है जी। सभी चैनलों पर एक साथ सूची जारी हुई कि बीजेपी ने मेयर पद के प्रत्याशी घोषित कर दिए 9। 10वां मानेसर जो अभी पहली दफा चुनाव होना वो नहीं था, लेकिन फटाफट हो गया, एक दूसरे के फोन गनगनाने लगे। जब मैंने सूची देखी सौरभ, सही बताऊं मेरा मन नहीं टिका। मैंने कहा ये सूची सही नहीं है जी, क्योंकि जिस तरीके से रेणुबाला गुप्ता को तीसरी बार नाम, 2 बार पहले मेयर रह चुके रेणुबाला गुप्ता करनाल से, मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री थे, मेरे को लगता नहीं था तीसरी बार किसी उम्मीदवार एक ही व्यक्ति को बनाया जाए, क्योंकि बाकी लोग काम क्यों करेंगे पार्टी में? सभी की इच्छा रहती है चुनाव लड़ने का मौका मिले, महत्वाकांक्षा भी सब में होती है। एक वो और एक पानीपत में जो कोमल सैनी का नाम था, हालांकि कोमल सैनी दावेदार है, अच्छी लड़की है, पार्षद रही है, समझदार है और अच्छी वक्ता भी है और कभी विवादों में नहीं रही, विवादों से दूर रहती है, दावेदार थी। लेकिन कोमल सैनी का नाम जब पानीपत से आया उस लिस्ट में, मैं चौंक गया, मेरे को लगा ये लिस्ट सही नहीं है। अभी हम अपने दर्शकों से लाइव पर ये चर्चा कर ही रहे थे, अचानक बीजेपी की तरफ से मैसेज आया कि ये सूची वापस की ली जा रही है, इसकी जगह अपडेटेड सूची आएगी। तब मेरे को भी लगा कि शायद ये सूची आनंद फानन में, जल्दबाजी में या गलती से वायरल हो गई है सोशल मीडिया पर, कि बीजेपी ने ली, बीजेपी पार्टी की तरफ से थी, लेकिन खैर वो सूची वापस ले ली गई। अब इसको अपडेटेड सूची आएगी। एक नई डेवलपमेंट सौरभ ये भी हो रही है, पानीपत में चूंकि एक पंजाबी नेता है नवीन भाटिया, जो पूर्व सांसद संजय भाटिया उनके कजन है, बहुत मेरे को लगता है आगे थे दावेदारी में मेयर पद की, काफी नाम था, उम्मीद मेरे को थी कि उनका नाम होगा। लेकिन अचानक जो कल ईडी की पानीपत में छापेमारी हुई है, 17 घंटे तक लगातार इन्हीं के घर, जो नवीन भाटिया हैं, इन्हीं के घर कल ईडी आई थी। हालांकि टिकट के सबसे जबरदस्त दावेदार मेरे को लग रहा था कि टिकट इन्हीं की है, लेकिन अचानक ईडी की कार्रवाई के बाद 17 घंटे तक जांच चली। अब चर्चा यह है कि शायद इनके थोड़ा सा, मेरे को लगता है संभावना थोड़ी सी बची है। अब ज्यादा संभावना यह है कि शायद टिकट, अब उनको शायद फैसला बदला जाए। लेकिन ये भी अब तय हो गया कि अगर नवीन भाटिया जो पंजाबी समुदाय से आते हैं, अगर इनकी टिकट कटती है तो जो दूसरे उम्मीदवार है, जो कंटेंडर है, जो सशक्त उम्मीदवार है, वो फिर अग्रवाल समाज से हो सकते हैं। हालांकि फैसला होना है। और ये भी चर्चा है अब कि चूंकि पानीपत नगर निगम के चुनाव 9-10 दिन बाद होने हैं, बाकी जगह 2 मार्च को वोटिंग है, लेकिन पानीपत में 9 मार्च को, करीब 1 हफ्ता फालतू है। तो पानीपत का फैसला मेरे को लगता है पार्टी होल्ड पर कर रख सकती है। बाकी जगह मेयर पद के जो नाम आज सामने आए हैं, हो सकता है उनमें थोड़ा बहुत रद्दोबदल कुछ हो, अपडेटेड सूची आएगी, लेकिन पानीपत को अभी होल्ड पर रखा जा सकता है। ये बीजेपी के मेरे जो सूत्र है वो भी बता रहे हैं, क्योंकि पानीपत में अभी टाइम है, बिना मतलब विवाद नहीं, इनको और सोचने का टाइम मिल जाएगा पानीपत में मेयर पद का उपयुक्त उम्मीदवार कौन हो सकता है। लिहाजा ये 2 घटनाक्रम हुए, एक तो ईडी की रेड पानीपत में एक नेता के घर, दूसरा ये सूची का वायरल होना फिर वापस ले लेना। जी बिल्कुल। महेश, अब क्या लग रहा है ऐसी परिस्थितियां जो हम देख रहे हैं, शहर की सरकार बनने से पहले जो सुगबुगाहट देख रहे हैं, उसमें किस सीट पर किसकी दावेदारी नजर आ रही है, और जो सूची जारी हुई है उसको लेकर भी मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। और जारी होने के बाद वापस ले लेना, उसके बाद डिलीट किया जाना और फिर कहना कि नए सिरे से जारी होगी, क्या कुछ जल्दबाजी में जारी कर दी गई थी या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वापसी आने का इंतजार करने के बाद फाइनलाइज किए जाएंगे नाम? ऐसा कुछ भी खबरें चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वापसी उनके दौरे से कोई सरोकारी से लिस्ट का नहीं है। और दरअसल ये लिस्ट किसी और ने जारी नहीं की थी, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के जो प्रमुख थे उनकी तरफ से ये लिस्ट जारी की गई थी। लिस्ट में कमी क्या थी? लिस्ट में कमी ये थी कि मोहनलाल बड़ोली का नाम तो उस पर लिखा गया था, लेकिन दस्तखत और जो स्टैंप है वो उसमें नहीं लगाई गई थी। इसी वजह से तकनीकी रूप से उसे अधूरा माना गया। लेकिन ये एक ऑथेंटिकेटेड चैनल के थ्रू जो है डिसेमिनेट की गई थी और भारतीय जनता पार्टी के हर एक जिलाध्यक्ष तक
तक ये लिस्ट उसी चैनल के जरिए पहुंची थी और उसी को ही प्रोपोगेट किया गया था। उसी के बाद तमाम जो जिलाध्यक्ष थे उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने तरीके से उसे प्रसारित करने का काम किया था, उन तमाम लोगों को बधाई देने का काम किया था। तो ये किसी अनऑथराइज्ड व्यक्ति की तरफ से नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल हरियाणा की जो जिम्मेदारी संभाले हुए हैं उन्हीं की तरफ से ये जो लिस्ट है प्रोपोगेट की गई थी, आगे प्रसारित की गई थी। फिलहाल इस लिस्ट को वापस ले लिया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों से मेरी बात हुई तो उन्होंने साफ ही बात कही कि लिस्ट में कोई किंतु परंतु नहीं है, इस लिस्ट को ही दोबारा से जारी कर देंगे। फिलहाल तो हिसार का मैं जिक्र कर लेता हूं। प्रवीण पोपली को भारतीय जनता पार्टी ने अपना मेयर पद उम्मीदवार बनाया है। उनके घर पर बधाइयां हो चुकी हैं, फूलमालाएं पहनाई जा चुकी हैं, उनकी तरफ से टीवी चैनलों को इंटरव्यू दे दिए गए हैं, बयान दिए गए हैं। तो साफ तौर से वहां जमावड़ा देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं उनसे भी मैंने सवाल किया कि अभी तो किंतु परंतु संशय बना हुआ है, तो साफ ही बात कही गई कि कोई किंतु परंतु संशय नहीं है। इसी लिस्ट पर सिग्नेचर के बाद दोबारा इसे जारी कर दिया जाएगा। इन्हीं लोगों को चुनाव मैदान में उतारने भारतीय जनता पार्टी जा रही है। फिलहाल तकनीकी रूप से लिस्ट को वापस लिया गया है, लेकिन बीजेपी की जो प्रदेश स्तर के जो पदाधिकारी हैं वो ये मानकर चल रहे हैं कि यही लिस्ट फाइनल लिस्ट है, इसमें कोई इफ बट नहीं आएगा। और जिक्र यहां पर कांग्रेस पार्टी का किया जाए तो कांग्रेस पार्टी को इंतजार इसी लिस्ट का था और ये लिस्ट अब आ चुकी है। हो सकता है कि कल की तारीख में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दे। एक खास बात यह भी रही कि मेयर पद के कांग्रेस पार्टी के एक उम्मीदवार का आज निधन हुआ है, जो कि आवेदन किए हुए थे कांग्रेस पार्टी में। हृदय गति रुकने की वजह से ये जो निधन है वो देखने को मिला। छत्रपाल सोनी कांग्रेस पार्टी के नेता थे और कांग्रेस पार्टी में आवेदन उन्होंने किया हुआ था मेयर पद को लेकर, लेकिन हृदय गति रुकने की वजह से आज छत्रपाल सोनी का निधन हुआ। उस वजह से भी राजनीतिक हलकों में थोड़ी कह सकते हैं कि एक शोक की लहर जो है वो देखने को मिल रही थी, खासकर कांग्रेस पार्टी में। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी इस घटना को लेकर दुख जाहिर किया है। फिलहाल जी ये मानकर चलिए कि लिस्ट फाइनल है, बहुत ज्यादा कोई परिवर्तन की गुंजाइश इसमें नजर नहीं आ रही। ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि एक आध नाम में जो है तब्दीली हो जाए। अमूमन ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वो भी नहीं होगा। 100% इसी लिस्ट पर दोबारा से सिग्नेचर और स्टैंप के साथ जारी कर दिया जाएगा। वीरेंद्र जी, किस तरीके की समीकरण बनते अब नजर आ रहे हैं? और नवीन भाटिया का भी जिक्र किया देवेंद्र ने, और लिस्ट की भी हम लगातार बात कर रहे हैं। महेश ने भी बताया कि लिस्ट में इस तरह का कोई इफ बट नहीं है, संशय नहीं है। क्या समीकरण नजर आते हैं बीजेपी के लिहाज से बात करें, और कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट बात की जा रही है कि 15 तारीख तक सामने आ जाएगी, क्या कुछ लग रहा है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की सूची जारी हुई है जी, वो कहीं ना कहीं खामी रह गई है, जो तकनीकी रूप से रही हो। ये बात निश्चित है कि जो उम्मीदवार एक तरह से जारी हुई है सूची, कमोबेश वही रहने वाले हैं, उसमें कोई परिवर्तन इस कारण से नहीं नजर आ रहा। अब देखिए, जैसे फरीदाबाद की है, वहां प्रवीण जोशी को प्रत्याशी बनाया गया। वो भारतीय जनता पार्टी के पहले महासचिव रहे हैं, संदीप जोशी की पत्नी है। राजीव जैन जो है पहले कविता जैन के पति हैं और पहले खुद भी वो जो है राजनीति में सक्रिय रहे हैं, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रहे हैं। तो कुल मिला के अगर पानीपत की अगर हम बात करें तो पानीपत में अगर कोमल सैनी का नाम आया तो पिछली बार भी वो दावेदार थी, तब अवनीत कौर को टिकट दिया गया था, तो पार्टी के नेताओं ने मनाया था उन्हें, भाई आपको अगली बार अवसर दिया जाएगा। उस समय जो मुख्यमंत्री हैं अब नायब सैनी, उस समय पानीपत के प्रभारी थे, पानीपत नगर निगम के चुनाव के प्रभारी थे, और उन्होंने आश्वासन दिया था। और करनाल में ये ठीक है कि रेणुबाला गुप्ता का तीसरी बार चुनाव लड़ाया जाना आश्चर्यजनक हो सकता है, लेकिन अगर हम एक दृष्टि पर एक अवलोकन करें तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की कहीं न कहीं विवशता दिखाई देती है। नए चेहरों पर एक जो प्रमुखता आनी चाहिए थी उसके आसार तो लगते नहीं है। वो कोई नेताओं को कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की बात की जा रही है। अब करनाल में नए विकल्प की तलाश करनी जानी चाहिए थी, वहां नहीं कर पाई पार्टी। तो मतलब ये देखते हैं इस सूची से कुछ लोगों को निराशा हो सकती है और इसकी प्रतिक्रिया भी देखी जा सकती है। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि कांग्रेस इस सूची का इंतजार कर रही थी। अब कांग्रेस जातीय समीकरण के हिसाब से अब नई सूची कांग्रेस अपनी सूची जारी करेगी। कांग्रेस में मंथन तो हो ही चुका है, भाई कौन कौन से उम्मीदवार तय किए जाने। अब भारतीय जनता पार्टी क्या इस सूची में परिवर्तन करेगी, सबकी निगाहें इस ओर हैं, लेकिन इसमें कोई सुधार की गुंजाइश लगती हो ऐसा दिखाई तो देता नहीं, क्योंकि ये सूची वैसे आनंद फानंद में जारी नहीं हुई है। ये पार्टी के
तय होने के बाद हुई है, पार्टी के विधिवत जो एक चैनल होता है उसके माध्यम से हुई है। तकनीकी खामी अवश्य थी, तो इसका कहीं ना कहीं स्तर पर ये लग रहा है कि ये कई निर्णय पर सहमति बनी होगी। अब सूची जारी होने के बाद क्या पार्टी किसी दबाव में आती है, किसी नेता का दबाव पड़ता है, या किस तरह का परिवर्तन होता है, ये तो पार्टी के रणनीतिकार ही तय करेंगे। लेकिन इससे एक बात है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो कांग्रेस अपने उम्मीदवार थी, कांग्रेस में भी थोड़ा सा उत्साह का संचार हो सकता है। कांग्रेस उसी दृष्टि से जातीय समीकरण के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतार सकती है। देवेंद्र, मेरा सवाल कांग्रेस को लेकर ही है। मैं वीरेंद्र जी की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा। यहाँ पर कैप्टन अजय यादव का भी जिक्र चला, उनके द्वारा कुछ उम्मीदवारों के नाम लेने का भी जिक्र चला। हमने देखा रिपोर्ट में मानेसर गुरुग्राम पर कांग्रेस के कुछ नामों का भी जिक्र चल रहा था, लेकिन उदय भान कह रहे थे कि कांग्रेस के द्वारा इस तरह की कोई भी आधिकारिक लिस्ट अभी जारी नहीं की गई है। कैप्टन अजय यादव कह रहे हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। हम सवाल ये कि कांग्रेस के अंदर टकराव की स्थिति आज भी देखने को मिल रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। क्या संगठन एकजुट हो पाएगा जो एक लंबी चुनौती पार्टी के लिए बना हुआ है? देखिए सौरभ, जो बड़े नेता हैं, जिस तरीके से गलतियां कांग्रेस से हुई हैं विधानसभा चुनाव में, इनको लगता है कि चलो लोकसभा में 50-50 हो गया, उससे हौसला बढ़ा कांग्रेस का कि अब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को लोग अपनाएंगे, कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। लेकिन हो गया उसके उल्टा। तो दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है। मेरे को लगता है कांग्रेस को लगता होगा जो गलतियां हुई हैं, अब ऐसी और गलतियां ना करे कि सीन से ही, तस्वीर से ही हट जाए कांग्रेस। एक मौका है, मैं बार बार ये बात कहता हूं, ये चुनाव जो है कांग्रेस इतनी गई गुजरी नहीं है। भले ठीक है संगठन नहीं बन पाया, जब विधानसभा चुनाव हारे तो दावे हुए, सह प्रभारी जितेंद्र जो बघेल थे उनका कहना था कि अब 1 हफ्ते में सूची बन जाएगी, 4 महीने हो गए, अभी सूची तो बनी नहीं। सूची ना बनने की वजह यह है कि कांग्रेस का ध्यान दूसरे राज्यों पर, पहले महाराष्ट्र पर रहा, फिर दिल्ली चुनाव पर रहा। कुछ वजह रही, कुछ गुटबाजी भी इसका कारण है कि मेरे को बहुत सारे कांग्रेस नेता कहते हैं कि कांग्रेस का संगठन तो 3 साल पहले भी बन जाता, लेकिन वजह क्या है, जो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, जिनका पार्टी पे दबदबा ज्यादा है, जिनकी ज्यादा चलती है, वो लोग चाहते हैं कि मेरे हिसाब से संगठन बने। दूसरों को ये मंजूर नहीं है, आपस में लेग पुलिंग है, विचार नहीं मिलते, बयानबाजी होती है। तो अगर कैप्टन अजय यादव ने कहा है, हो सकता है वो ये अधिकार मानते हो कि मैं इतना सीनियर हूं, 6 बार लगातार चुनाव जीते हैं, कई बार मंत्री रहे हैं कैप्टन अजय यादव, तो उन्होंने कहा, हो सकता है उनके अपने समर्थकों का हौसला बढ़ाना चाहते हो या जो उनसे उम्मीद करें। लेकिन प्रदेश ने जैसा कह रहे हैं कि अभी फाइनल कुछ नहीं हुआ, हो सकता है वो बात हो जो कैप्टन अजय यादव कह रहे हैं लिस्ट में। लेकिन चूंकि आधिकारिक लिस्ट हम नहीं मान सकते जब तक पार्टी की तरफ से, प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से ना आए। हालांकि ऐसा नहीं कहना चाहिए कांग्रेस को, लेकिन फिर भी मेरे को एक बात जरूर लग रही है सौरभ, जो जिस तरीके से धर्मपाल मलिक ये प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं कांग्रेस के भजनलाल के टाइम में, सोनीपत के रहने वाले हैं, सांसद रह चुके हैं। अभी हम इस रिपोर्ट में देख रहे थे, उनका कहना था कि पूरी ताकत से कांग्रेस ये चुनाव लड़ेगी, और उन्होंने सोनीपत का तो नाम ही ले दिया। देवराज दीवान कांग्रेस के विधायक होते थे, उनके बेटे कमल दीवान को उन्होंने अपने साथ मीडिया में खड़ा किया कि ये चुनाव लड़ेंगे, इनका सिलेक्शन हो गया है। हालांकि अभी प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं ऐसा नहीं है। मेरे को लगता है अगर इतने धर्मपाल मलिक बहुत सीनियर लीडर है, अगर वो सोनीपत से कह रहे हैं कि कमल दीवान है तो कमल दीवान होगा, आप देख लेना। ये अलग बात है कि पार्टी लाइन से हटके उनको अलग से इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। महेश, जो डिसिप्लिन की हम अक्सर चर्चा करते रहे हैं वो हमें अब देखने को भी मिल रहा है। वो डिसिप्लिन की कहीं ना कहीं कमी कांग्रेस के अंदर देखने को मिल रही, गाये बगाए देखने को मिलती रहती है। और अभी भी जिस तरीके से धर्मपाल का जिक्र किया, देवेंद्र और उदय भान का हमने देखा, जिस तरीके से वो बाइट दे रहे थे कैप्टन अजय यादव को लेकर, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खामी पार्टी के अंदर तालमेल जो है वो बैठ नहीं पा रहा है, और वो एक कहीं ना कहीं कमी नजर आती है। मैं आज दिन यही बात कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में एकजुटता तो अब भी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है और विस्फोटक स्थिति बनी हुई है। विधानसभा चुनाव हारने के बाद से एक विस्फोटक स्थिति का सामना कांग्रेस पार्टी खासकर हरियाणा प्रदेश में लगातार कर रही है। बारूद के ढेर पर कांग्रेस, इन शब्दों का मैं इस्तेमाल करूं तो शायद गलत नहीं होगा। और आप देख सकते हैं कैप्टन अजय यादव किस तरीके से अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रहे हैं, धर्मपाल मलिक किस हैसियत से जो है यहाँ मेयर पद के उम्मीदवार का नाम जाहिर कर रहे हैं,
तो एकजुटता तो सबसे बड़ी चुनौती है ही। और सिर्फ एकजुटता की बात नहीं है, यहाँ मनभेद की बात भी नहीं है, मतभेद की बात भी नहीं है, विस्फोटक स्थिति है, एक दूसरे को निपटाने की कोशिश है। और हमने देखा विधानसभा चुनाव के दौरान किस तरीके से एक दूसरे के समर्थित उम्मीदवारों को निपटाने का काम कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे थे। हालांकि पार्टी एक थी, लेकिन जो उम्मीदवार हुड्डा समर्थकों को जो है दूसरी तरफ से कोशिशें की जा रही थी कि उन्हें हरा दिया जाए। हुड्डा समर्थक जो नेता थे वो अपने विरोधियों को निपटाने में लगे हुए थे, और विरोधी भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे जो दूसरे नेताओं के साथ संपर्क अपना बनाए हुए थे। तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने निपटाने का काम किया, और उस परिस्थिति में, उस तस्वीर में कोई बड़ा परिवर्तन अभी नहीं आया है, एकजुटता अभी तक नहीं हुई है। अभी तक कहा जा सकता है कि उन शीर्ष नेताओं में जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जिनकी एकजुटता की कमी की वजह से हार का सामना पार्टी को करना पड़ा, वो नेता तो अब भी आपस में बात नहीं करते। तो ये माना जा सकता है कि परिस्थितियों में, कांग्रेस पार्टी के हालात में अब तक तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। बिल्कुल। वीरेन जी, बीजेपी हमेशा से आगे रही है तैयारियों में। बीजेपी इस बार यह ऐलान भी कर चुकी है कि विधानसभा की तरह ही निकाय के चुनाव को वो लड़ेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली का भी हमने कहते सुना कि लोकल लीडर्स पर जिम्मेदारी छोड़ दी जाएगी। संकेत क्या मान लिया जाए? मान लिया जाए कि हर एक कार्यकर्ता को जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व मौका देता है, बड़े से बड़े हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं, उदाहरण देखे हैं, क्या ये संकेत शीर्ष स्तर पर ही चल रहा है, इसे मान लिया जाए? नहीं, अब ये देखिए, कुछ जो नगर पालिकाएं हैं जिनमें वार्ड है, मतलब जिनमें सिर्फ 5000 तक की संख्या है मतदाताओं की, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दावेदार है, कोई दूसरे दल के है नहीं। तो ऐसे में एक कार्यकर्ता का चुनाव करना पार्टी के लिए आसान नहीं है। तो इसलिए वो स्थानीय इकाइयों पर छोड़ दिया गया है कि जो वार्ड स्तर के जो है वहां पर अगर चुनाव लड़ना है सिंबल पर या नहीं लड़ना, वो स्थानीय इकाई फैसला करेगी। अब जहां तक अगर सूची को देखकर हम देखें तो करनाल संसदीय क्षेत्र, मनोहर लाल जी का संसदीय क्षेत्र है, वहां करनाल में ब्रिज गुप्ता जो जिला अध्यक्ष हैं, कार्यकारी है हालांकि, लेकिन उनकी पत्नी को मेयर का चुनाव लड़ाया जा रहा है, तीसरी बार लड़ाया जा रहा है। तो ऐसे में ये लगता है कि क्या मनोहर लाल जी किसी की स्वीकृति से ये सूची बनाई गई है? उनकी वरीयता तो नए लोगों को नए नए एक्सपेरिमेंट करने में रहती है, मतलब फिर तो परिवारवाद की झलक आती है, तो नए कार्यकर्ताओं को उत्साह कहां से मिलेगा? और ये अगर इस सूची में परिवर्तन होता है तो जातीय संतुलन की नए सिरे से परिभाषा लिखनी पड़ेगी, नए सिरे से जातीय संतुलन का जो है कि विन्यास करना पड़ेगा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी ने जातीय संतुलन के हिसाब से ये सूची जारी की है। लेकिन अब उसमें अगर बदलाव आता है तो पूरा जातीय संतुलन का जो सामाजिक ताना बाना बना हुआ है वो बिखर जाता है, तो पार्टी के लिए कि वो भी समस्या हो सकती है। लेकिन अब समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है अपना जिला स्तर पर अलग अलग संकल्प तैयार कर रहे हैं, वहां बैठकें हो रही है। लेकिन एक बात बड़ी जो कार्यकर्ताओं को भी खलक रही है कि क्या जो मेयर पद के उम्मीदवार तय किए गए क्या कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप है, क्या कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया गया? कुछ स्थानों पर तो कार्यकर्ताओं की भावनाएं जानने का प्रयास किया गया, भाई आपका कार्यकर्ता आप किस तरह का मेयर चाहते हैं, किस तरह का अपना प्रतिनिधि चाहते हैं। और कई जगह तो जो दावेदार थे उनसे भी इंटरव्यू लिया गया है ताकि वो उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति क्या है, वो उनकी जीत के लिए क्या क्या उनके पास मापदंड है और किन किन प्रमुख लोगों से उन्होंने संपर्क किया है और उनका क्या विजन है। तो लेकिन कुछ स्थानों पर तो छोड़ दिया गया है। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं में निराशा का होना स्वाभाविक है, लेकिन इस समय वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। तो लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिसे भी उम्मीदवार बनाएगी, कोई भी उम्मीदवार होगा वो आसानी से जीत जाएगा। लेकिन जातीय समीकरण और जातीय संतुलन के हिसाब से इस चुनाव के अंदर जो है चेहरे हैं वो मुख्य भूमिका निभाने वाले हैं और जातिगत समीकरण भी काफी हद तक प्रभावित करेंगे। हालांकि कांग्रेस में गुटबाजी भी है, निराशा भी है और कांग्रेस अभी कहीं मैदान में दिखाई नहीं देती है, लेकिन जैसे जैसे समय आएगा कुछ स्थानों पर जो है ये चुनाव का जो संघर्ष है अवश्य रोचक और रोमांचक हो जाएगा। बिल्कुल। वीरेन जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है और इसका जवाब भी मैं चाहूंगा शॉर्ट में। सर, ये इनेलो की भूमिका पर हम अक्सर चर्चा करते हैं। इनेलो ने भी ऐलान किया कि वो सिंबल पर चुनाव लड़ेगी और निकाय चुनाव में भी हुंकार भर रही है। जेजेपी खामोश है, आखिर वजह क्या है? जो विधानसभा चुनाव में हमने देखा हरियाणा में जेजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, जहां तमाम जेजेपी के दिग्गज नेता जा रहे थे, अजय चौटाला पहुंच रहे थे, पूर्व डिप्टी सीएम पहुंच रहे थे, उनको कहीं ना कहीं विरोध का सामना करना पड़ रहा था। अब सवाल ये कि इनकी खामोशी क्या कहती है और विपक्षी दलों की तैयारियां क्या कहती हैं?
ये जननायक जनता पार्टी को तो अपना नए सिरे से संगठन खड़ा करना है और जननायक जनता पार्टी कहीं कोई आधार नहीं है, कोई वहां से कोई नेता जो खुद भी चुनाव लड़ने की इच्छुक नहीं है। और इंडियन नेशनल लोकदल का सिरसा में अवश्य व्यापक प्रभाव है, लेकिन वहां पर स्थिति भिन्न है। वहां पर किसी जो संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करने में तो इंडियन नेशनल लोकदल की भूमिका हो सकती है, लेकिन अपने स्तर पर चुनाव लड़ने के लिए शहरी क्षेत्रों में इनेलो के लिए इतना कोई ज्यादा अस्तित्व नजर नहीं आता है। तो ऐसे में इंडियन नेशनल लोकदल के लिए कोई असर तो है नहीं। और आम आदमी पार्टी की जो स्थिति है, आम आदमी पार्टी का कोई भी हरियाणा में जो संगठन था वो दिल्ली के चुनाव के में जो पराजय मिली है उससे भी बाद जो है कार्यकर्ताओं का उत्साह है वो समाप्त हो गया है। उनको लगता है कि अब कार्यकर्ताओं को भी लगता है कि हम आम आदमी पार्टी कोई तीसरी शक्ति के रूप में उभरने की संभावनाएं नहीं है। मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ही रहने वाला है। और हाँ देखिए, ये जब हम सिरसा की बात करें तो सिरसा में कांग्रेस के जो सांसद है कुमारी शैलजा वो कोई रुचि नहीं ले रही हैं। जो विधायक हैं वो अपने स्तर पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अपने समर्थकों को चुनाव लड़ाने जा रहे हैं, और जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता वहां पर हैं उनकी अलग अलग रुचि है। तो वहां पर गोपाल कांडा की अपनी अलग भूमिका है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी अलग भूमिका है। हालांकि हरियाणा जो लोकहित पार्टी थी उनका अपना एक एनडीए के साथ गठबंधन था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो स्थानीय स्तर के चुनाव में ऐसा कोई गठबंधन रहने वाला है। बिल्कुल, अब आगे की रणनीति क्या कुछ रहेगी, बेहद दिलचस्प होगा। शहर की सरकार का यह चुनाव, तमाम सियासी दल अपनी जो तैयारियां हैं उनको अमली जामा पहनाने में जुटे हुए, लेकिन बीजेपी की तैयारियां हर बार की तरह इस बार भी ज्यादा देखने को मिल रही है। कांग्रेस के अंदर एक जो स्थिति हर बार देखी जाती थी वो एक बार फिर से उभर कर सामने आ रही है। अब उम्मीदवारों के नाम सामने आएंगे, किस पर क्या दावेदारी लगाई जाएगी, कौन कौन से वो नाम होंगे, तमाम सियासी दलों की देखने वाली बात होगी। किस तरह का समीकरण बनेगा ये भी बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए बस उतना ही। नमस्कार।